हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट लागतों के सिद्धांत के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में आज हम इसके इंट्रोडक्शन को करेंगे और टाइप्स ऑफ कॉस्ट यानी लागतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जब बात करते हैं कॉस्ट की यानी कि लागत की, तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उस वस्तु का उत्पादन करने में हमारे पास कुछ खर्चा आता है। जहाँ पर हम खर्चा कर रहे होते हैं फैक्टर्स पर, साधनों पर। हम साधन यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए श्रम, ठीक है, यानी कि लेबर। और दूसरा हम मान लीजिए मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आप ले लीजिए, ठीक है, जिसे हम कच्चा माल बोलते हैं। तो हम कच्चा माल यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप श्रमिक यानी लेबर को यूज़ करेंगे तो आप उनको कुछ पैसे देंगे यानी कि वेजेस, मजदूरी। जब आप मटेरियल या कच्चा माल यूज़ कर रहे हैं तो आप उनके लिए पेमेंट करेंगे, उनके लिए भुगतान करेंगे, तो वहाँ पर भी आपका खर्चा आएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्शन को या किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मतलब सपोज दैट मैं एक बुक बना रहा हूँ, तो इस बुक के प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास खर्चा आ रहा है पेपर के लिए। पेपर आपको परचेज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। उसको मशीन के द्वारा बनाया जा रहा है तो मशीन का खर्चा आपके पास आ रहा है। आपको लेबर की ज़रूरत पड़ रही है तो आप लेबर को जो है वो पैसा दे रहे हैं। तो इन सब को जो हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो इस बुक में वो सब क्या कहलाएगी, उसकी कॉस्ट कहलाएगी, उसकी क्या कहलाएगी, लागत कहलाएगी कि हमें इस प्रोडक्ट यानी इस बुक को बनाने में इतने पैसे जो है वो खर्च हो रहे हैं। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये का खर्चा हो जाता है इन सब में, तो मैं कहूँगा कि इस बुक को बनाने के लिए 100 रुपये की हमारे पास कॉस्ट आ रही है। क्या आ रही है? 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है। क्लियर, लागत आ रही है ना। सिंपल सा मतलब हुआ कि जब हम किसी वस्तु को बना रहे हैं, उस वस्तु को बनाने के लिए हमारे पास जितना खर्चा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। अब दोस्तों हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि हमने इस पर इतना सारा खर्चा किया। अब वो खर्चा जो है मॉनेटरी रूप में तो दिख रहा है, मतलब पैसे के रूप में, मौद्रिक रूप में दिख रहा है कि हमने मौद्रिक तौर पर इस पर 100 रुपये खर्च किए। लेकिन इस पर हमने जो है और भी खर्चा, या कह सकते हैं कि और भी हमारी कॉस्ट आई होगी, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट का मतलब पैसों से रिलेटेड नहीं है। कॉस्ट का मतलब है कि इस बुक को बनाने के लिए जो भी आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़े, ठीक है, सैक्रिफाइसेस करने पड़े, वो सारे के सारे, यानी कि जो भी आपको यहाँ पर त्याग करना पड़ा इस बुक को बनाने के लिए, वो सारा का सारा आपका कॉस्ट में इंक्लूड होगा, ठीक है। अब वो कौन कौन सी टाइप की कॉस्ट होती हैं उसको जरा हम डिस्कस करते हैं, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है बच्चे क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहली तो होती है आप सभी के पास, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, मॉनेटरी कॉस्ट, ठीक है। मॉनेटरी कॉस्ट यानी कि मौद्रिक लागत हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आप जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका पैसे के रूप में, यानी कि जो मनी है, वो कितना आपका जो है खर्च हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने लेबर को दे दी मजदूरी, ठीक है, आपने लेबर्स को जो है वो वेजेस दे दी, मजदूरी दे दी, ठीक है। लिखते जाइए, ये एग्जांपल आप सभी सुनिएगा अच्छे से और लिख भी सकते हैं ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। आपने किसी से लोन लिया था, उस लोन पर आपको जो है वो क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो वो भी तो आपने प्रोडक्शन करने के लिए लोन लिया था, ठीक है, तो उस पर ब्याज आपको देना पड़ रहा है। इसी तरीके से जो आपने बिल्डिंग हायर कर रखी है, उस बिल्डिंग, या आप कह सकते हैं कि आपने जो फैक्ट्री ले रखी है, उस फैक्ट्री का आपको जो है रेंट देना पड़ रहा है, किराया देना पड़ रहा है। तो वो किराया भी तो आपका मनी के टर्म में ही आप दे रहे होंगे, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक मॉनेटरी कॉस्ट हो जाएगी, यानी कि मौद्रिक लागत। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आपने जो रॉ मटेरियल यूज़ किया है, उस रॉ मटेरियल को भी तो आप क्या करे होंगे, परचेज़ करके लाए होंगे ना मनी में, तो आपने उसमें मनी में उसको क्या किया होगा, परचेज़ किया होगा मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट होगा आपके पास इसी तरीके से कि आपने उस माल को लेकर आए, उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, ठीक है, तो कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ सकती है आपकी, ठीक है। जैसे आपने ट्रक हायर किया सामान को इधर अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए, तो उसमें भी आपकी कुछ लागत आई होगी। तो इस तरीके की होती हैं आपके पास मॉनेटरी कॉस्ट।
अब हम दूसरी कॉस्ट की बात करेंगे जो कि होती है रियल कॉस्ट। अब देखिए बच्चे, ये बहुत ध्यान से समझिएगा आप सभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कॉस्ट समझ में नहीं आती है ना, और जबकि इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये है हमारे पास वास्तविक लागत। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि मैं एक एग्जांपल दूंगा सबसे पहले। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सबसे पहले कि हमारे पास जब हम कुछ चीज़ या कोई कार्य करते हैं, सपोज़ दैट मैं जो है एक अपना घर बना रहा हूँ। ठीक है, अब उस घर बनाने के लिए मैंने देखा कि घर तो बन रहा है और उसमें मुझे मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, मुझे ईंटों की ज़रूरत पड़ी, मुझे सीमेंट की ज़रूरत पड़ी या बदरपुर की मुझे ज़रूरत पड़ी। तो ये सब मटेरियल था वहाँ पर। ठीक है, इस मटेरियल को मैंने पैसे में ख़रीदा होगा तो वो तो दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर मैंने इसको खर्च किया, तो वो तो मॉनेटरी कॉस्ट हो गई। बट इस घर को बनाने के लिए मैंने जो सेक्रीफाइसेस किए, ठीक है, मैंने जो एफ़र्ट लगाया, सपोज़ दैट मैंने जो है पैसे को जुटाने के लिए कई मेहनत करी है। ठीक है, मैंने जो है वहीं पर खुद काम किया है। सपोज़ दैट कि मैंने एक लेबर कम लगाया और उस लेबर की जगह मैं खुद काम करने लग गया, तो एक तरीके से मैंने लेबर का पैसा बचाया। ठीक है, और मैं खुद ही वहाँ पर काम करने लग गया, तो वहाँ पर मेरी मेहनत लगी हुई है। उस मेहनत को तो मैंने अभी मॉनेटरी वैल्यू नहीं दी ना। क्या जो मैं वहाँ पर एज अ लेबर काम कर रहा हूँ, क्या अपने आप को मैं पैसे दे रहा हूँ? नहीं दे रहा हूँ ना। तो वो भी क्या है हमारे पास? रियल कॉस्ट है। वो क्या है हमारे पास? रियल कॉस्ट है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि रियल कॉस्ट यानी वास्तविक लागत वो होती है जो उत्पादन के साधनों के स्वामी द्वारा उनकी पूर्ति करने के लिए कष्ट, दुख, परेशानियां आदि के रूप में उठाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि मुझे मटेरियल के लिए कष्ट, दुख या परेशानियां जो उठानी पड़ी सामान को जुटाने के लिए, वो मेरे पास क्या है? मेरी वास्तविक लागत है। रियल कॉस्ट रेफर्स टू द पेन, द डिस्कम्फर्ट इन्वॉल्व्स इन द सप्लाइंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और बाय देयर ओनर्स। ठीक है, ओनर्स के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा वीडियो को थोड़ा स्लो करके। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा रियल कॉस्ट यानी कि मॉनेटरी कॉस्ट और रियल कॉस्ट में यहाँ पर डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट होती है आपके पास अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो लिखिए अकाउंटिंग और बिजनेस कॉस्ट। थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग एंड और बिजनेस कॉस्ट। ठीक है, हिंदी में आप लिखेंगे लेखाक्रम या व्यावसायिक लागत। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी होती है आपके पास। ये वो कॉस्ट होती है जो कि आपको एक तरीके से मॉनेटरी वैल्यू में जोड़ रहे हैं। ठीक है, वो तो आपके पास आ रही है मॉनेटरी में, लेकिन इसमें आपके पास नॉन मॉनेटरी भी होता है शामिल। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आपने एक मशीन यूज़ करी, उस मशीन का यूज़ करने पर आपके पास उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, अपने अकाउंट्स में पड़ा होगा। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो आपकी कॉस्ट है, उसको आप मॉनेटरी वैल्यू में देख नहीं पा रहे हैं, आप उसको बस अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा P&L अकाउंट में आप दिखाते हैं और बैलेंस शीट में आप मशीनरी अकाउंट में से उसे माइनस करके दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं ऐसा माइनस करके? क्योंकि भाई वो भी हमारी कॉस्ट है, मतलब उस प्रोडक्शन करने के लिए उस मशीन का यूज़ किया गया और उस मशीन का यूज़ करने पर वो मशीन की वैल्यू कम हुई है, तो जो उसकी डेप्रिसिएशन जो उस पर लगता है, कम मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से ही उसकी मशीन की वैल्यू कम हुई है, तो जो डेप्रिसिएशन लगा है वो भी तो उस प्रोडक्शन की कॉस्ट का पार्ट है। बिल्कुल है, इसलिए उसको आप अकाउंटिंग और बिजनेस कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि उसे आप केवल अकाउंटिंग में ही जोड़ते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? सिंपल है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत किसी में? ठीक है, नहीं आया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 4 पॉइंट आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भाई आपने पिछले चैप्टर में मतलब फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, तो मुझे लगता है इस पर ज़्यादा मुझे जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। देखिए बच्चे, आप सभी ने ये कोर्स, जिन बच्चों ने ये कोर्स लिया हुआ है, वो आप अगर डाउट कभी भी होता है आपको तो आप मुझे पूछ लिए करिए कभी भी। ठीक है, और अगर आपको लाइव सेशन चाहिए डाउट्स के तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है।
तो अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मुझे कहीं से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उस नई अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए मैं जो अपना पुराना काम छोड़ देता हूँ या पुरानी वैल्यू छोड़ देता हूँ उसको मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता हूँ। ये आपने अच्छे से पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ होगा। क्लियर है बच्चे? पहले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा हुआ है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 5th, जिसमें आप इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करेंगे। इकोनॉमिक कॉस्ट यानी कि आर्थिक लागत। ठीक है, आर्थिक लागत। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है ये सिंपल सा मतलब है कि आप जितना जो है पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी साधनों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जिसके लिए आप पेमेंट करनी पड़ रही है, और उन व्यक्तियों को जो साधन की पूर्ति करते हैं या आवश्यक दिया जाने चाहिए, या फिर उन्हें स्वयं स्वामित्व एवं स्वयं प्रयोग साधनों को भी त्याग की गई आय है। ठीक है, जो कि सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट आ रही है। ठीक है, ये अकाउंटिंग कॉस्ट भी तो हमारे पास क्या है, हमारी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉस्ट है आपके पास इकोनॉमिक कॉस्ट, आर्थिक लागत। तो आर्थिक लागत का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जो है ऐसी कॉस्ट की बात कर रहे हैं जहां पर हम अकाउंटिंग कॉस्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, जो अकाउंटिंग कॉस्ट अभी मैंने आपको बताई थी यानी कि लेखाक्रम लागत। फिर आप इसमें देख रहे हैं कि जो आपने स्वयं को अपने आप को पेमेंट अपने साधन के पेमेंट की नहीं की है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा थोड़ी देर पहले कि मैं अपना घर बनवा रहा हूँ और मैंने एक लेबर कम लगाकर एज अ लेबर वहाँ पर खुद काम मैं कर रहा हूँ, तो एक तरीके से मैं अपने आप को पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, तो वो भी मैं इसमें कॉस्ट को जोड़ूंगा। और जो मैं बाकी जो फैक्टर्स हैं, एक तो हो गया मेरा ओन सेल्फ, ठीक है, मेरे पास खुद की मेरी कॉस्ट, और फिर मैं अदर जो पर्सन्स हैं, जो अदर व्यक्ति मेरे पास काम करने के लिए आए हैं, उनको मैं पैसा दे रहा हूँ। तो इन तीनों को हम जोड़कर जो है यहाँ पर इकोनॉमिक कॉस्ट निकालते हैं, यानी कि आर्थिक लागत। तो पहली लेखाक्रम, दूसरी है स्वयं के प्रयोग के द्वारा साधन का उपयोग किया गया। ठीक है, मैंने खुद ही किया है उसका उपयोग, और इसी तरीके से अदर पर्सन्स को जो मैंने पैसे दिए हैं उसकी कॉस्ट। तो इन तीनों को जो है हम जोड़ देते हैं और आपके पास जो है इकोनॉमिक कॉस्ट निकल के आ जाती है। क्योंकि मैंने जब यहाँ पर काम किया बच्चे, तो शायद मैं कहीं पर जॉब करता हूँ, तो वहाँ जॉब पे ना जाने से मेरे शायद 500 रुपये का नुकसान हो गया हो, तो ये 500 रुपये का नुकसान भी तो एक कॉस्ट ही है, इसलिए इसको उसमें इकोनॉमिक कॉस्ट में यानी कि आर्थिक लागत में जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट नहीं है, अभी तो है हमारे पास 2-3। नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट। ठीक है, सोशल कॉस्ट यानी कि सामाजिक लागत। अब देखिए बच्चे, क्या होता है कि जब कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्शन करते वक्त हमेशा उस प्रोडक्ट की कोई ना कोई सोशल कॉस्ट आती है। सपोज दैट एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो है बनाया जाता है प्लास्टिक की चीज़ें। ठीक है, अब प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जाती हैं, प्लास्टिक के गुड्स बनाए जाते हैं, तो प्लास्टिक के गुड्स जब बनते हैं तो आपको पता होगा कि उससे जो है केमिकल्स निकलते हैं। ठीक है, केमिकल्स निकलते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि केमिकल वेस्टेज निकलता है, और आपका जो है केमिकल वेस्ट वो निकलता है आपका एयर की फॉर्म में और निकलता है लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, अब जब एयर की फॉर्म में वो केमिकल वेस्ट निकलता है तो वो हवा में फैल जाता है और आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, पॉल्यूट कर देता है। और जब लिक्विड की फॉर्म में वो निकलता है तो हम उसको अपने रिवर्स में, नदियों में जो है वो बहा देती हैं फैक्ट्रियाँ, जिससे जो वाटर है उसकी क्वालिटी बेकार हो जाती है, और उसी वाटर को जो है हम लोग पीपल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मतलब आप पॉल्यूटेड एयर और पीपल्स जो हैं वो गंदा पानी पिएंगे लोग, तो उससे क्या होगा कि वो बीमार पड़ेंगे। अब वो बीमार पड़ेंगे तो वो क्या होगा, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, और डॉक्टर के पास जाने से उनको 500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं वहाँ पर अपने आप को ठीक करने के लिए। तो इनडायरेक्टली अगर देखें तो इस प्लास्टिक के गुड्स बनने से इन लोगों को 500 रुपये
लगाने पड़ रहे हैं अपने ऊपर अपने आप को ठीक करने के लिए, क्योंकि एयर पॉल्यूटेड हो गई, उससे वो बीमार हो गए, या तो वाटर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया जिसमें केमिकल वेस्ट मिला हुआ था तो वो बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा और वहाँ पर उन्हें 500 रुपये देने पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरा अपना पब्लिक है, जो भी अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो यहाँ पर नहीं निभाई जा रही इस फैक्ट्री के द्वारा, और जो पब्लिक है वो बीमार पड़ रही है सब प्लास्टिक के प्रोडक्शन की वजह से। तो 500 रुपये की कॉस्ट इन्हें भी आ रही है, तो इनडायरेक्टली एक तरीके से सोशलिस्ट कॉस्ट हमारे पास आ रही है, मतलब समाज को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, समाज जो है इस कॉस्ट को बेयर कर रही है उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए, तो इसको आप कहते हैं सोशल कॉस्ट। इसको आप क्या कहते हैं? सोशल कॉस्ट। समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास प्राइवेट कॉस्ट, 7th पॉइंट है प्राइवेट कॉस्ट, निजी लागत। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति कोई सामान बना रहा है तो वो सारा पैसा लगाता है बिज़नेस की कैपिटल या बिज़नेस में जो उसने इन्वेस्ट किया है। बट अगर पैसे की कमी पड़ जाए तो वो क्या करता है, अपने इंडिविजुअली घर से कुछ सामान उठा लाया है। जैसे सपोज़ दैट, मान लीजिए कि मैंने एक बिज़नेस खोला और मैंने उस बिज़नेस के पैसे यूज़ करे फैक्ट्री का वगैरह सेटअप लगाने के लिए, और मेरे घर में 10 चेयर पड़ी हुई थी, तो 10 की 10 चेयर मैं अपने फैक्ट्री में अपने ऑफिस में ले गया, तो और वो कॉस्ट मैंने बचा ली है ना, वो पैसे मैंने बिज़नेस के बचा लिए ना। तो एक तरीके से 10 चेयर जो मैं लेके गया, उन 10 चेयर्स की जो वैल्यू होगी वो भी तो एक तरीके से क्या है, कॉस्ट ही है। और वो किसकी कॉस्ट है? वो उस कंपनी की कॉस्ट है, मतलब उस फैक्ट्री की कॉस्ट है, तो वो उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो जो आपके पास प्राइवेट कॉस्ट होती है वो आपकी सोशल कॉस्ट में से जब आप अपनी एक्सटर्नल कॉस्ट को निकाल देते हैं तो आपके पास निकल कर आ जाती है। जैसे देखिए मिलर ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है निजी लागत वह लागत है जो किसी फर्म या व्यक्ति उत्पादक को अपने स्वयं के निर्णय के कारण खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब अपने खुद के लिए उस पर अपना जो उसका खुद का डिसीजन है उसके लिए वो उससे क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। जैसे कि इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए, प्राइवेट कॉस्ट्स आर द कॉस्ट्स इनकर्ड बाय द फर्म्स और द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एज अ रिजल्ट देयर ओन डिसीजन। ठीक है, उसके खुद के डिसीजन के कारण ये कॉस्ट लगी हो। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा प्राइवेट कॉस्ट जो होगी वो हमेशा निकल के आएगी आपके पास जो सोशल कॉस्ट है। ठीक है, सोशल कॉस्ट में से आप माइनस कर देंगे अपनी एक्सटर्नल कॉस्ट को। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, निजी लागत जो होगी उसको आप निकालेंगे सामाजिक लागत माइनस सामाजिक लागत माइनस बाहरी लागत। ठीक है, बाहरी लागत। तो ये हो गई आपके पास एक्सटर्नल कॉस्ट। बाहरी लागत कौन सी है? मतलब जो एक्सटर्नली आपको बियर करनी पड़ती हैं, जिसे सोशलिस्ट तो मैंने बता ही दिया आपको, जो समाज को बियर करनी पड़ रही है हमारे हिसाब से। और ऐसी कॉस्ट है जो एक्सटर्नली आ रही है हमारे ऊपर, मतलब बाहर सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब चीज़ों की वजह से कॉस्ट आ रही है, तो उसको हम माइनस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये है आपके पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि स्पष्ट लागत। ठीक है, देखिए सिंपल सा मतलब है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का। स्पष्ट लागत वो लागत होती है जिसका आपको मॉनेटरी पेमेंट करना होता है। ठीक है, जिसका आप मॉनेटरी पेमेंट करते हैं, यानी मौद्रिक भुगतान जिस लागत का आप करते हैं उसको आप जो है यहाँ पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट कह देते हैं। ठीक है, ये इनका है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि ये दोनों एक जैसी ही हैं तो दोनों को साथ में जब आप समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, जिसे आप अस्पष्ट लागत हिंदी में बोलते हैं, अस्पष्ट लागत। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है जिसको आप पेमेंट नहीं करते। ठीक है, नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स होती हैं, ये आप इसकी मनी के टर्म में पेमेंट्स नहीं करते। ठीक है, तो मनी की टर्म में जिसकी आप पेमेंट करते हैं दैट्स इट्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत, और जिसकी आप मॉनेटरी की वैल्यू में पेमेंट नहीं करते इट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि अस्पष्ट लागतें। तो देखिए डेफिनेशन देख लीजिए, सबसे पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट की देख लीजिए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज
कैश पेमेंट विच फर्म्स मेक टू द आउटसाइडर फॉर देयर सर्विसेज एंड गुड्स। ठीक है, अपने आउटसाइडर्स को दे रही हैं, जो मतलब लेबर वगैरह आ रहे हैं उनको पेमेंट करी जा रही है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, वो हिंदी में भी पढ़ देते हैं। स्पष्ट लागतें वे नगद भुगतान हैं जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवा तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट तो बता दी। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड सोर्सेज। ठीक है, तो सिंपल है, जो उसकी मॉनेटरी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, मतलब जो मैं खुद लेके गया हूँगा, या मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैं खुद काम कर रहा हूँ तो उसका मुझे भुगतान नहीं करना पड़ रहा है, उसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है, तो वो मेरे पास क्या होगी, मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि निहित लागत भी बोलते हैं और कभी कभार अस्पष्ट लागत भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप की आपके पास जो है वो कॉस्ट्स होती हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें सभी। और अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स फुल कोर्सेज़ के साथ मिल जाते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहा क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।